आपकी कैले थ्योरम चल रही थी। कैले थ्योरम का ये स्टेटमेंट होता है, 3 पार्टों में बता रहे थे, 2 पार्ट हो चुके थे। तीसरा पार्ट अब हम सिद्ध करेंगे कि जो ग्रुप होगा आपका प्रत्येक फाइनाइट ग्रुप आइसोमॉर्फिक है, 2A परमुटेशन ग्रुप। ये अब हमें सिद्ध करना है। तो देखिए क्या लिखेंगे अब हम, ये आपने लिख रखा है, इसे लिखने की जरूरत नहीं है। और हम परमुटेशन के सेट को ग्रुप सिद्ध कर चुके थे, तो लास्ट में आप सिद्ध करोगे सब कुछ। देखिए इसका मतलब यहाँ कुछ आप लिख चुके हैं, कर चुके हैं, फाइनल काम कर रहे हैं ना। अब बच्चों आवाज नहीं, वी हैव टू प्रूव, अब हमें सिद्ध करना है। वी हैव टू प्रूव, हमें सिद्ध करना है। नमस्ते के नमस्ते एवरी फाइनाइट ग्रुप, नमस्ते ग्रुप जी एक आइसोमॉर्फिक 2A परमुटेशन ग्रुप, 2A परमुटेशन ग्रुप। जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसको तो आप सिद्ध कर रहे हैं, सवाल अब बना है। बच्चों आप मार्कर में ही डाल दो, कोई भी एक डाल दो। मुझे एक बात बताएं आप सब, कोई विद्यार्थी एक बात बताओ, ये रखना और इसमें भी खत्म हो गई हो तो इसमें जाना। देखिए हमने आपको सिखाया था कि जब भी हम आइसोमॉर्फिक या होमोमॉर्फिक में सिद्ध करते हैं या मैपिंग सिद्ध करते हैं, तो हमें एक और मैपिंग की आवश्यकता होती है। मतलब किसकी आवश्यकता होती है? एक और मैपिंग की। एक मैपिंग तो आपकी हो गई परमुटेशन के लिए, ठीक है, जो हमारी FA सेट में जिसको कंसीडर किया था। इसमें भी डालनी है, जो भी डाल रहे हैं, ये तो हमने परमुटेशन के लिए देखी थी। अब हमें एक और मैपिंग कंसीडर करनी है, जो हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है कि G जो है आइसोमॉर्फिक है, किसमें? G' में। तो किसके द्वारा होगा? एक मैपिंग के द्वारा होगा, ठीक। तो मैपिंग को FA हम कंसीडर कर चुके थे, नमस्ते। अब कोई एक मैपिंग कंसीडर करनी है जिसको हम G से डिनोट करेंगे। तो देखिए जरा आप लिखेंगे टू प्रूव इट, इसको सिद्ध करने के लिए वी हैव कंसीडर। देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, क्या इन्वर्टर की आवाज आ रही थी अभी। देखिए क्या लिखोगे अब आप इसको, ये मैंने लिख दिया, अर्थात G इज आइसोमॉर्फिक टू G', नमस्ते। तो टू प्रूव इट, इसे सिद्ध करने के लिए, इसे भी ले जाओ, उसमें भी इसे ले। टू प्रूव इट, इसे सिद्ध करने के लिए वी हैव टू कंसीडर, हमें कंसीडर करनी है। क्या करनी है? ए मैपिंग। हमें एक मैपिंग कंसीडर करनी है, कंसीडर फ्रॉम G से किसमें? G' में, और डिफाइंड बाय, जिसको परिभाषित कैसे किया जाता है? हाई A बच्चों FA फॉर ऑल। बस इस पूरी उसमें डेफिनेशन में, थ्योरम में ये ध्यान रखनी है कि ये मैपिंग हमें कैसे परिभाषित करनी है। नई मैपिंग FA, पहली मैपिंग कैसे परिभाषित करनी थी कि FA x = AX, और दूसरी मैपिंग हाई A = कैसे डिफाइन करनी है? FA, ये इस तरीके से डिफाइन करनी है। फॉर ऑल G, सभी एलिमेंट G के लिए, जहां पर ये नहीं लिखा हमने, फॉर ऑल A, जो A एलिमेंट है G में से कोई भी एलिमेंट हो सकता है। तो बच्चों आपको ध्यान होगा कि हमें ये दिखाना आइसोमॉर्फिक, तो इसके लिए हमें 3 प्रॉपर्टी दिखानी है। 3 प्रॉपर्टी कौन कौन सी? भैया आराम से बैठ जाओ, बिना डिस्टर्ब किए। 3 प्रॉपर्टी दिखानी है आपको, 1 1 ऑन 2 और प्रिजर्विंग कंपोजिशन। तो सबसे पहले आप लिखेंगे, तो देखिए
टू प्रूफ दिखाने के लिए दैट के G आइसोमॉर्फिक है G डैश के लिए, वी हैव टू प्रूफ, हमें सिद्ध करनी है। क्या सिद्ध करनी है बच्चों? क्या प्रॉपर्टी? 3 फॉलोइंग 3 एक्सियम्स जिनको आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हाई एज 1 आपको पता होना चाहिए। 1 दिखाने के लिए हम क्या करते हैं? हम 2 एलिमेंट की इमेज को बराबर रखते हैं और उन दोनों एलिमेंटों को बराबर लाना होता है। ये हमने आपको बता रखा था, तो वो इसमें लिखा हुआ है बच्चों। तो देखिए कैसे लिखोगे आप? वी हैव, हम रखते हैं हाई ए इक्वल टू हाई बी, वेयर जहां हॉर्न का साइन लगाकर ए और बी बिलोंग करते इसको जी को, देन तब बच्चों एक बात बताइए, फाई ए बराबर हमने कंसीडर क्या किया है? एफ ए। तो यहाँ क्या हो जाएगा? मुझे एक बात बताइए, एफ किसकी मैपिंग आनी थी? परमुटेशन की। और परमुटेशन की मैपिंग बिना किसी अतिरिक्त एलिमेंट के नहीं डिफाइन हो सकती। तो इसको ऐसे माना था या नहीं? इसको क्या लिखा था हमने? ए एक्स। और इसको क्या लिखा था हमने? बी एक्स। लिखा था या नहीं लिखा था जरा? तो अब आप देख सकते हैं एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, ए और बी क्या हो गए? इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों मैपिंग बराबर हैं, लेकिन एक ही कंडीशन में, जब ए और बी दोनों आपस में बराबर है। तो क्या हो गया? तो बस इतना ही लिख दूं क्योंकि आप पहले ही सिद्ध कर चुके। डायरेक्ट लिख रहा हूँ। इम्प्लाइज करेगा कि जो मैपिंग होगी आपकी वो क्या होगी? 1 1 होगी। तो इम्प्लाइज करेगा फाई ए इज 1 1। बच्चों ऑन टू के लिए बहुत अच्छी और शॉर्ट मैट्रिक्स टाइप में ही लिखवा रखी है मैंने, आपको ध्यान होगा। नंबर 2 में क्या है? फाई इज ऑन टू, फाई इज ऑन टू। फाई इज ऑन टू में हमने आपको क्या बताया था? जो भी हमारी मैपिंग होगी उसे किसी से तो बना मानकर चलते हैं हम। माना बाई इज इक्वल टू एफ एक्स, बाई इज इक्वल टू एफ एक्स। तो हमने क्या मान रखा है इसको? फाई ए। और फाई ए को डिफाइन कैसे किया है हमने? देखिए आप, एफ बी से डिफाइन कर रखा है आपने। तो क्या लिख दोगे? इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है, डायरेक्ट लिखा हुआ है, लेट एफ ए बी एनी एलिमेंट ऑफ जी डैश। माना जी डैश का कोई एलिमेंट एफ ए, तब ए बिलोंग करेगा जी को। बच्चों जरा एक मिनट अभी देखता हूँ इसको कैसे लिखना है मुझे शॉर्ट में। इसमें तो हमने आपको क्या बताया था? जरा प्रोसीजर समझे, आवाज नहीं, जरा प्रोसीजर समझे। एक मिनट, कहाँ लिखूं? इधर ही लिख दे रहा हूँ छोटा सा बच्चों। देखिए हमने इस मैपिंग को क्या मान रखा है? फाई। और फाई ए बराबर क्या माना है हमने? एफ ए। इसमें से कोई एक एलिमेंट जनरल हम लें, जैसे हमने ए लिखा, तो इधर आकर ये क्या आएगा? फाई ए आ जाएगा। फाई ए बराबर कितना? एफ ए। ये जी है और ये जी डैश है। तो हमने आपको क्या बताया था? जो भी हमारी मैपिंग थी उसको हम बाई मान रहे थे। क्या मान रहे थे? बाई। और बाई बराबर हम मैपिंग का जो रिजल्ट था उसे लिख ले रहे थे। और इसका रिजल्ट कितना है? एफ ए हमारा। और फिर बिना ये किसी एलिमेंट के चलेगा नहीं, समझ रहे हो ना? तो फिर हम इस एलिमेंट की वैल्यू निकाल रहे थे, और इस एलिमेंट की वैल्यू निकालें तो x इज इक्वल टू ये मैपिंग इधर आकर किसमें हो जाएगी? एफ ए इनवर्स बाई बटे में आने का मतलब इनवर्स में पहुंच जाएगी। और हम इसकी दोबारा से मैपिंग निकाल रहे थे। ध्यान है क्या निकाल रहे थे? एफ ए एक्स। तो जब एफ ए इसमें आएगा तो एफ ए से इनवर्स खत्म होकर बाई आ जाएगा। यही हमें सिद्ध करना था।
तो बच्चों देखिए, लिखिए क्या लिखना है, इसको रफ कर दूंगा अभी यहाँ, आवाज नहीं। तो क्या लिखोगे आप इसमें, सबसे पहले लेट y इज इक्वल टू कितना, फाई ए। फाई ए का मान लिखेंगे, तो फाई ए की वैल्यू क्या है, एफ ए की, किसके साथ, किसी एक एलिमेंट x के साथ में। तो इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू एफ ए इनवर्स इनटू वाई। अब इस पर मैपिंग दोबारा से ली जाएगी, तो यहां लिखेंगे आप, तो ये पहले से क्या है, एफ ए इनवर्स वाई, और जब ये इसके साथ जाएगा तो एफ ए इंटू एफ ए इनवर्स आइडेंटिटी हो जाएगी। तो डायरेक्ट क्या लिख दी मैंने, वाई, जहां से चले थे वहीं से स्टार्ट हो गए, एफ ए एक्स को वाई, यहाँ भी क्या है, एफ ए वाई इज इक्वल टू एफ ए एक्स, या एफ ए खाली एक्स हम कर सकते हैं। तो क्या हो गया, आप पहले फोटो क्लिक करें, क्योंकि वो साइड दिखाई न दे रही इसलिए मैंने लिखा नहीं उस पर। जल्दी क्लिक कर, वो करें फोटो क्लिक। जो बाद में आए हैं उनको एक बार समझा दूंगा। ये हमारा है, हम बंद कर दो, तो फिर इसको ऐसे बंद कर दो, ऐसे देखना फिर लाइट का कनेक्शन ऑफ करना लगे ना, ऐसे ऑन करो। देखिए बच्चों, दोबारा सुनने जो बच्चे बाद में आए हैं, देखिए केले थ्योरम हमने 3 पार्टों में आपको बता रहे थे। पहला पार्ट हो गया जिसमें हमने किसी मैपिंग को परमुटेशन सिद्ध किया, दूसरा पार्ट हो गया कि परमुटेशन के सेट ग्रुप सिद्ध किया। अब हमको सिद्ध करना था कि फाइनाइट ग्रुप आइसोमॉर्फिक है किसके लिए, परमुटेशन ग्रुप के लिए। तो ये स्टेटमेंट ही लिखा मैंने, तीसरा पार्ट यहां से आपको करना है, कॉपी जब करोगे। तो अब हमें सिद्ध करना है कि एवरी फाइनाइट ग्रुप जी आइसोमॉर्फिक है किसके लिए, परमुटेशन ग्रुप के लिए। मैथमेटिक्स की भाषा में अर्थात जी आइसोमॉर्फिक है, जी डैश में आइसोमॉर्फिक का साइन। तो बच्चों आइसोमॉर्फिक सिद्ध करने के लिए हमने आपको क्या बताया था, आइसोमॉर्फिक में 2 ग्रुप होने वाले हैं, तो 2 ग्रुपों पर एक मैपिंग ली जाती है, तो मैपिंग आइसोमॉर्फिक कहलाती है या होमोमॉर्फिक कहलाती है। तो हमारी जो सबसे पहली आवश्यकता है वो है मैपिंग की। एक मैपिंग हमने ऐसे कंसीडर कर रखी है परमुटेशन की, तो हमें अलग मैपिंग कंसीडर करनी है। तो क्या लिखा हमने, टू प्रूव इट, इसको सिद्ध करने के लिए वी हैव टू कंसीडर, हमें कंसीडर करनी है मैपिंग, कहां से, जी से जी डैश में, और जो डिफाइंड कैसे हो, देखिए एफ ए से ड्रॉप नहीं करनी है, किसी दूसरे मैपिंग से, फाई ए इज इक्वल टू, और ये फाई ए होगी क्या, हम सिद्ध किसको कर रहे हैं, सेट ऑफ परमुटेशन को सिद्ध कर रहे हैं। जी क्या है हमारा, परमुटेशन का सेट ही तो है। तो फाई ए जो मैपिंग है वो किसके बराबर मानी हमने, एफ ए के मैपिंग के बराबर, अर्थात ये मैपिंग हमारी वो बननी चाहिए, आइसोमॉर्फिक बननी चाहिए। तो ये शॉर्ट में लिख दिया। तो अब हमें आइसोमॉर्फिक दिखाने के लिए क्या कंडीशन दिखानी होती है, 3, जिसमें से पहली कंडीशन है 1-1 के लिए हमने आपको बताया था कि हमें 2 एलिमेंट, बच्चों जो एक्स्ट्रा चीज है उसे रफ कर दे रहा हूं मैं, एक्स्ट्रा यही दोनों बस एक्स्ट्रा। तो देखिए 1-1 दिखाने के लिए हमने क्या कहा था कि आपको 2 एलिमेंटों की इमेज सेम रखनी है। तो हमने ए की और डी की दोनों की इमेज बराबर रखी, जहां ए और बी किसके एलिमेंट है, जी के एलिमेंट है। तब ये को डिफाइन कैसे किया हमने, एफ ए, तो एफ इक्वल टू एफ बी। अब जरा आप मुझे एक बात बताएं, एफ ए परमुटेशन की मैपिंग थी, उसको डिफाइन कैसे किया गया था, एक एलिमेंट की सहायता से, और एफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा था हमने, ए एक्स। ऐसे ही ये एफ वी एक्स हो जाएगी, एक्स एक्स रखने के बाद ए बराबर बी हो जाएगा। तो ये मैपिंग बराबर केवल एक ही कंडीशन में है, जब एलिमेंट ए और बी सेम है, और ऐसी स्थिति को हमने आपको बताया 1-1-2 वो 1-1। अब दिखानी है मैं फाई ए इज ऑन टू में हमने क्या कहा था, मैपिंग को हम बाई मानकर चलते हैं।
मैपिंग हमारी फाई है, उसको मैंने बाई मान लिया। फाई ए को डिफाइन कैसे किया है, एफ ए से। जनरल एक एलिमेंट एक्स ले लिया, तो यहाँ से हमने एक्स की वैल्यू निकाली, तो एफ ए एंटी मैपिंग की, तो एफ ए इनवर्स वाई हो गया। तो हम एलिमेंट जो है डोमेन का निकाल लेते हैं, किसका निकाल लेते हैं, और डोमेन का निकालने के बाद फिर उसका क्या करते हैं, हम मैपिंग लेते हैं फिर से। तो अब इस पर मैपिंग ली हमने, तो एफ ए से एफ इनवर्स कैंसिल, बाई बच गया। यही हमारा हो गया कि एक्स की जो इमेज है वो किसके बराबर हो गई, कोडोमेन के एलिमेंट के बराबर हो गई, अर्थात जनरल जो मैपिंग हमने मानी थी उसके बराबर हो गई। बस इसमें ऑन टू में इतना ही दिखाते हैं। अब नंबर 3 है प्रिजर्विंग कंपोजिशन। देखिए तीसरी कंडीशन की हेडिंग आप डाल सकते हैं, किताब में नहीं डालता है, लिखा हुआ इसने यहाँ फाइव प्रिजर्व कंपोजिशन, फाइव प्रिजर्व कंपोजिशन, फाइव प्रिजर्व कंपोजिशन, जी से इसमें जी डैश में, एन जी एंड जी डैश में। तो बच्चों दो एलिमेंट लेने होते हैं, इसमें आपको ध्यान है लेट ए एंड बी बिलोंग करेंगे किसको, जी को, देन तब फाइव ए बी इज इक्वल टू, इसको बच्चों आप एफ ए बी लिख सकते हैं, लिख सकते हो या नहीं, और इसको आप एफ ए इंटू एफ बी भी लिख सकते हो, लिख सकते हो। फाइव ए बी इज इक्वल टू एफ ए इंटू एफ बी, इतना लिख सकते हैं। और बच्चों इसके बाद में मुझे एक बात बताएं, एफ ए को आप हाई ए नहीं लिख सकते, और इस एफ बी को आप हाई बी नहीं लिख सकते। यही तो हम सिद्ध करते हैं इस तीसरी कंडीशन में। बस और ज्यादा कुछ मत लिखो, ये तीनों कंडीशन सिद्ध हो गई, तो एम्प्लाइज कर गया जी इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश, हेंस अतः अब आप थ्योरी लिख देंगे जो आपसे पूछा था। क्या पूछा था, एवरी फाइनाइट ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू ए परम्यूटेशन ग्रुप, आप इतना लिख देंगे। ऐसी स्थिति बहुत खराब रहती है, शरीर में परेशानी, चेकअप करवा तो कुछ ना। मैं 15 दिन से बहुत परेशान हूँ, तो मैं दिखाई भी दे रहा हूँ। मैं परसों घर गया इसी मन से कि मैं आराम करूंगा। अब जब गया घर तो परेशानी हुई मुझे शाम ज्यादा। अब अगले दिन मैं यहाँ खुद जाया चेकअप करवाने, ना मलेरिया लिख रहा, ना टाइफाइड लिख रहा, ना कुछ लिख रहा। अब दवाई का ही दे डॉक्टर, बीपी नब्बा आया तो बीपी भी सही। अब मुझे इतनी परेशानी हो रही जिसका कोई हिसाब नहीं। तो फिर हार के बोला भैया तुम्हें वायरल फीवर हो रहा होगा, इस समय नहीं है बुखार, वायरल फीवर की दवाई ले जा। अब मैं कल घर पे रहा, कल तबीयत ठीक रही, अब मैं पढ़ाने आया हूँ, फिर परेशानी शुरू हुई। चलिए देखिए, अगर खुल के परेशानी हो तो कह दो घर वालों से कि हमें ये परेशानी है। अब वैसे क्यों तो घर वाले भी न कहेंगे कि वैसे ही परेशान थे वो, कुछ परेशानी ना। देखिए बच्चों ये इम्पोर्टेंट थ्योरम थी जो खत्म हो चुकी है आपकी। अब एक डेफिनेशन है आपकी पेज नंबर 222 पर, पेज नंबर 222 है, उस पर नाम नहीं दिया गया डेफिनेशन का, नाम लिख लो। ये परिभाषा है रेगुलर परम्यूटेशन ग्रुप की। इसकी ये परिभाषा रेगुलर परम्यूटेशन ग्रुप की, नाम लिख लो इसका रेगुलर परम्यूटेशन ग्रुप A222। देखिए बिल्कुल ऊपर लिखी हुई है, खाली डेफिनेशन लिख के नाम नहीं लिखा बस इस पर। रेगुलर परम्यूटेशन ग्रुप की परिभाषा में क्या है, द परम्यूटेशन ग्रुप टू विच, जिसके लिए जी इज आइसोमॉर्फिक इज कॉल्ड ए रेगुलर परम्यूटेशन ग्रुप। मतलब एक ऐसा परम्यूटेशन ग्रुप जिसके लिए जी जो है आपका आइसोमॉर्फिक हो, इज कॉल्ड ए रेगुलर परम्यूटेशन ग्रुप। चित्र से समझोगे, ऐसा रटी हुई परिभाषा नहीं समझोगे। इसने कहा एक ऐसा परम्यूटेशन ग्रुप, एक ऐसा परम्यूटेशन ग्रुप जिसके लिए जी आइसोमॉर्फिक हो,
क्या हो, जी आइसोमॉर्फिक हो, उसको हम क्या कहते हैं, परमुटेशन ग्रुप कहते हैं। मतलब अभी अभी आपने एक सिद्ध किया था, क्या, केले थ्योरम सिद्ध की थी। केले थ्योरम क्या सिद्ध की थी कि उसमें जी फाइनाइट ग्रुप था। क्या था जी, फाइनाइट ग्रुप था। और जी डैश क्या था, एक बोलो परमुटेशन ग्रुप था। जी क्या था, परमुटेशन ग्रुप था। मतलब कि जी डैश के जो सभी एलिमेंट थे वो मिलकर क्या बना रहे थे, लाइट आ गई क्या, जो परमुटेशन जी डैश के सभी एलिमेंट क्या थे, परमुटेशन थे, और वो सब मिलकर परमुटेशन ग्रुप बना रहे थे। तो परिभाषा क्या कह रही है, परिभाषा कह रही है परमुटेशन ग्रुप, परमुटेशन का ऐसा ग्रुप, परमुटेशन का ग्रुप कौन सा हो गया, जी डैश, जिसके लिए जी आपका क्या हो, जिसके लिए ये जी क्या हो आपका, ये हो आइसोमॉर्फिक हो, ये बोलो जिसके लिए जी आइसोमॉर्फिक हो। तो बच्चों ये जो जी डैश है आपका, इसको ही रेगुलर परमुटेशन ग्रुप कहते हैं। परिभाषा क्या पढ़ी थी, जी आइसोमॉर्फिक है किस पर, जी डैश पर। तो एक ऐसा ग्रुप जिसके लिए जी आइसोमॉर्फिक है क्या कहलाता है, रेगुलर परमुटेशन ग्रुप। तो ये जी डैश ही आपका क्या कहलाएगा, रेगुलर परमुटेशन ग्रुप। परिभाषा याद हो जाएगी, बहुत सिंपल परिभाषा है आपकी, ये याद करेंगे, और चित्र से भी आपको मैंने समझा दिया है। बच्चों इस पर एक सवाल है, पेपर में आया हुआ है, 122 पेज पर ही है, एग्जाम्पल नंबर, बच्चों बात नहीं, एग्जाम्पल है क्या, फाइंड द रेगुलर परमुटेशन ग्रुप। आपको रेगुलर परमुटेशन ग्रुप ज्ञात करना है। फाइंड द रेगुलर परमुटेशन ग्रुप आइसोमॉर्फिक टू द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप जी पर। तो बच्चों आपका जी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, जी, और जी क्या दिया है इसने, 1 -1 आई और -1। और आपसे पूछा क्या है, रेगुलर परमुटेशन ग्रुप ज्ञात करना है जो आइसोमॉर्फिक हो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप जी इस पर। तो बच्चों तो केले थ्योरम के द्वारा देखो, बाई केले थ्योरम द रेगुलर परमुटेशन ग्रुप जी डैश आइसोमॉर्फिक होता है 2G कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग परमुटेशंस। इन परमुटेशन को कंसिस्ट करेगा। तो आपको F1 F2 F3 निकालने हैं, क्या निकालने हैं, F1 F2 F3 निकालने हैं, और वही आपका रेगुलर परमुटेशन ग्रुप कहलाएगा। बताया भी था मैंने, रेगुलर परमुटेशन ग्रुप क्या होगा आपका, परमुटेशन का ही तो ग्रुप होगा। तो आपको परमुटेशन का ग्रुप होगा तो उसके लिए परमुटेशन निकालने हैं। अभी आपके पास परमुटेशन तो है नहीं, अभी आपके पास सिंपल जी है। तो परमुटेशन आप कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल तरीका है। सबसे पहले आप लिखेंगे F1, क्या लिखेंगे, और F1 में जो पहला रो होगा वो जी का ही बनेगा। जो तो देखिए क्या बनाया है इसने, 1 -1 आवाज नहीं बच्चों, 1 -1 आई और माइनस आई, ये बनाया है इसने। अब इसके बाद बच्चों आपको देखना रेगुलर परमुटेशन ग्रुप करना है, क्या करना है, रेगुलर परमुटेशन ग्रुप। तो रेगुलर परमुटेशन ग्रुप के लिए सबसे पहले आपको 1 पहला एलिमेंट लेना है, क्या लेना है, 1, और इस 1 में इन सभी एलिमेंट से गुणा करनी है पहली बार। दूसरा जब लोगे F2 तो दूसरा एलिमेंट लोगे, दूसरे में गुणा करनी है, तीसरे में तीसरा, चौथे में चौथा। आप इस तरीके से कंडीशन बनाएंगे और आप सॉल्व करेंगे। देखिए जरा, 1 में 1 से गुणा की हमने, अब -1 से गुणा की, अब i से की, और अब -i से। देखिए क्या प्राप्त हो रहा, 1 1 -1 से -1, i से i और -i से। बच्चों ऐसे परमुटेशन को हम
आइडेंटिटी परम्यूटेशन कहते हैं और F1 से ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहला जो रेगुलर परम्यूटेशन ग्रुप आपसे पूछा है उसका ये एलिमेंट हो गया आइडेंटिटी। इसके बाद हमें F2 निकालना है 1 - 1 i और -i। अब हमें क्या करना है, नीचे दूसरा एलिमेंट लेना है। क्या लेना है, और दूसरे एलिमेंट लेकर सबसे गुणा करनी है। एक बार पहले से, फिर दूसरे से, फिर तीसरे, फिर चौथे से। 1 से गुणा करेंगे पहले, फिर -1 हमने लिया, दूसरा एलिमेंट -1 ही है, -1 तीसरा एलिमेंट i है, -1 और चौथा एलिमेंट बच्चों क्या है, माइनस का i है। 1 - 1 -1 प्लस 1 i माइनस का i, और ये -i प्लस का i बच्चों F2। क्या ये साइक्लिक परम्यूटेशन में टूट सकता है? तो देखिए F2 1, -1, एक तो ये हो गई ट्रांसपोजिशन इसकी, और एक i, -i हो गई। इसमें बीच में आप हटा सकते हो इन कॉमा को, अगर ना लिखना चाहो तो, और लिखना चाहो तो लिख देना i, माइनस। तो F2 जो दूसरा परम्यूटेशन है, दूसरा एलिमेंट रेगुलर परम्यूटेशन का, वो कैसा है, वो साइकिल बना रहा है साइकिल। तीसरे पे आ जाइए आप। तीसरा एलिमेंट क्या है इसका, i में पहले तो लिखोगे इसको जो भी, तो 1 - 1 i और -i। अब तीसरा एलिमेंट लोगे i और गुणा करोगे आप i -1 बच्चों, तीसरा एलिमेंट i है ना, और ये -i है। 1 i -1 -i और i स्क्वायर को डायरेक्ट लिख दूं -1, और ये -i और -i f। तो बच्चों क्या लिख दूं इसको, प्लस का 1 लिख दूं है। इसमें क्या बन रहा है देखना, साइक्लिक बन गई i की -1 -1 की -i की 1, तो ये तो एक ही साइकिल बन जाएगी। 1 की i की -1 और -1 की -i, 1 बन गई ना। F4 देखिए, F4 मार्कर दूसरा वाला कौन है, दूसरा मार्कर इसमें डाल दो। देखो F4 में क्या लिखोगे, आवाज नहीं, 1 -1 i इंक लो, यहां से ले जाओगे। देखो माइनस कितना i। अब चौथा लेंगे हम, -i 1 -i -1 -i इंटू -i। जरा बच्चों 1 - i -1 प्लस i -1 नहीं प्लस 1 और -i और i स्क्वायर -1। तो देखना इसकी साइकिल क्या बनेगी, F4 इक्वल टू, देखो 1 की -i और -i की -1 और -1 की i। तो अब क्या लिख दोगे, सेट F1, F2, F3, F4 where F1 इतने, F2 इतने, F3 इतने, F4 इतने is a regular permutation, regular permutation बच्चों बात नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। बच्चों एक
एग्जाम्पल आप स्वयं करेंगे बस इस एक्सरसाइज से। एक्सरसाइज का सवाल, सॉरी एग्जाम्पल नहीं, सवाल। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तो मैं सब कुछ करवा चुका हूँ, अब बस 2.5 नंबर के लिए करवा रहा हूँ जो भी कुछ करवा रहा हूँ। आज ग्रुप को फाइनल कर देंगे। कोई एक बालक जिसने पूरा काम शुरू से अब तक किया है, इस बात को देखना है ये गड़बड़ कैसे पढ़ रही है। उस दिन भी पढ़ी थी और आज भी पढ़ रही है। देखो 2 चैप्टर करवाए थे, 2 लेक्चर लिए थे सीक्वेंस में, 3 लिए थे इनफाइनाइट में। अगर ये ग्रुप का 10वां लेक्चर है तो टोटल 14 कैसे होगा आपका? 10 और 5 15वां होना चाहिए, है ना? ऐसे चेक करना कहाँ मिस्टेक हो रही है। नंबर इनमें गलत कर गया हूँ क्या मैं, जो मैंने डाले उसमें। बच्चों एक्सरसाइज का सवाल नंबर 13 में स्वयं करेंगे। इसके बाद आती है परिभाषा आपकी साइक्लिक ग्रुप की। इसकी परिभाषा आती है साइक्लिक ग्रुप की। अब उससे पहले जो आपने पढ़ा था वो पढ़ा था साइक्लिक परम्यूटेशन, अब पढ़ोगे आप साइक्लिक ग्रुप। बहुत अच्छी और आसान परिभाषा है, अभी लिखवा रहा हूँ अपने शब्दों में। देखिए साइक्लिक ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप देखो शॉर्ट में लिखूंगा परिभाषा। G इज ए ग्रुप। G क्या है? ग्रुप। ए G को बिलोंग कर रहा है। अब देखिए देन तब फॉर ऑल एक्स, यहाँ देन मत लिखो, यहाँ लिखो एंड और फॉर ऑल एक्स बिलोंग करता है G को। इसका मतलब क्या है कि ये A तो कोई पर्टिकुलर एलिमेंट है और ये फॉर ऑल ये एक्स G का कोई भी एलिमेंट हो सकता है। G ग्रुप है, A G को कोई एलिमेंट है, पर्टिकुलर एलिमेंट है, फॉर ऑल एक्स एक्स G का कोई भी एलिमेंट हो सकता है। देन तब इफ यदि x इज इक्वल टू a की पावर n, x इज इक्वल टू a की पावर n, वेयर जहां n बिलोंग करता है I पॉजिटिव को, नहीं केवल I, पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है और नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है। देन तब G इज कॉल्ड ए साइक्लिक ग्रुप। अब इसका मतलब समझ लो क्या है, या तो मेरी परिभाषा लिख देना या अपनी किताब में जो लिखी हुई है थ्योरी में उसकी लिख देना। देखिए इसका मतलब क्या है, G ग्रुप है, A G को बिलोंग कर रहा है और A कोई फिक्स्ड एलिमेंट हो गया, कोई भी हो सकता है। फॉर ऑल एक्स इसका मतलब G जितने भी एलिमेंट हैं उनमें से सभी। तब इफ यदि x मतलब ये जो x है अर्थात G का प्रत्येक एलिमेंट इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। किस फॉर्म में लिखा जा सकता है? A की पावर n के रूप में लिखा जा सकता है, मतलब जो फिक्स्ड एलिमेंट हमने यहाँ लिया है। A कोई एलिमेंट इस प्रकार G के अंदर अवश्य है कि बाकी हर एलिमेंट को, जितने भी एलिमेंट हैं, हम एक ही घात n के रूप में लिख सकते हैं। अगर तो n क्या है? कोई भी इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तब G को हम साइक्लिक ग्रुप कहते हैं, ठीक है। या हिंदी में है एक लाइन ऐसे भी लिख सकते हो, इसके स्थान पर इसको काट कर थ्योरेटिकल लिखो यहाँ। देन तब इफ यदि एवरी एलिमेंट x, देन तब इफ यदि एवरी एलिमेंट x of G can be written as, can be written as किस प्रकार? x इज इक्वल टू a की घात n। इतनी सी लाइन को काट कर आप इतनी लाइन भी लिख सकते हैं। तब ये जो x है, यदि x को हम इस रूप में लिख सकते हैं, तब हमारा G क्या कहलाता है? साइक्लिक ग्रुप।
तो सही कौन सा मेरे हिसाब से तो बच्चों यही वाली थ्योरी सही है। और जैसा आप समझ गए तो बच्चों अब मतलब समझो इसका क्या है। जैसे अभी आपने एक सवाल किया था इसका, ये ग्रुप तो है ही, पक्का प्रूफ आपने दिया है। अगर ये ग्रुप है तो क्या ये साइक्लिक ग्रुप भी है? साइक्लिक ग्रुप होने के, और बच्चों इस ए को हम क्या कहते हैं? ए इज कॉल्ड जनरेटर। जनरेटर का मतलब जनरेटर ना, और वैसे वो जनरेटर और ये जनरेटर एक ही है, उसका मतलब भी निर्माण करना है। इसका मतलब भी वो बिजली बनाता है, ये ग्रुप बनाता है। तो निर्माण करता जनरेटर का, जनरेट मतलब निर्माण करना, और जनरेटर का जो निर्माण करता है, निर्माण करता। तो क्या इसमें कोई ऐसा एलिमेंट है जिस एलिमेंट की सहायता से बाकी सभी एलिमेंट आ जाए? इंटीजर लेगा आई। देखिए यहाँ ए का काम करेगा आई, क्योंकि अगर मैं आई की घात 1 करता हूं आई ही आता है। देखो एक एलिमेंट आ गया, और ये एक इंटीजर है। आई की घात 2 करता हूं -1 आ जाता है, -1 इसका एलिमेंट। आई की घात अगर 3 करता हूं तो -i आ जाता है। देखो ये भी इसका एक एलिमेंट है। और आई की घात 4 करता हूं मेरे बच्चों तो +1 आता है। ठीक, तो आई कैसा अवयव है कि इसकी घातें लेकर ना, इसकी कुछ इंटीजर्स पावर लेकर इस आई से ही ये सभी एलिमेंट आ चुके हैं, इसलिए ये आपका आई जनरेटर है। जरूरी नहीं होता मेरे बच्चों कि किसी भी ग्रुप में एक ही जनरेटर हो, एक से अधिक जनरेटर भी हो सकते हैं, एक से अधिक जनरेटर भी हो सकते हैं। इसमें जरा एक और जनरेटर बताओ क्या है? -i। वेरी गुड। देखो -i की घात अगर 1 करोगे तो -i की घात 2 करोगे तो i² -1 हो जाएगा। -i की घात 3 करोगे तो बच्चों माइनस तो ये रह गया, और i की घात 3, i की घात 3 का मान -i, तो ये क्या हो गया? +i और -i की घात 4 का मान हो गया। तो इस ग्रुप में दो जनरेटर है। ठीक है, तो आपसे पेपर में ये भी पूछा जा सकता है, डिफाइन ए साइक्लिक ग्रुप विद एन एग्जांपल। एक एग्जांपल के साथ साइक्लिक ग्रुप को डिफाइन कीजिए, या फिर आपसे कह सकता है प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए ये साइक्लिक ग्रुप है, कई बार आया हुआ है, सिद्ध कीजिए ये साइक्लिक ग्रुप है। तो आप इसमें दिखाओगे कि इन दिस ग्रुप, इस ग्रुप में आई सच दैट, आई इस प्रकार है कि आई घात 1 इतने, आई घात 2 इतने, आई घात 3 इतने, और बी सी दैट हम देखते हैं कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ जी, जी के सभी एलिमेंट किस फॉर्म में है? आई की पावर n की फॉर्म में है। वेयर n इज द इंटीजर, जहां n इंटीजर। अब तुम देखो क्या करोगे, तुम ये करोगे कि सर जी आई की घात 8 का भी मान तो 1 होता है, मैम बिल्कुल होता है, लेकिन हम कम से कम पावर का यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं कम से कम। समझ में आ गया ये एग्जाम्पल? परिभाषा भी समझ में आ गई? फोटो क्लिक कर लो जल्दी से, बच्चों में कम ही पड़ा होगा तुम्हें, है जल्दी करो। एग्जाम्पल देना हो गया, अगले उसकी परिभाषा हो गई, और बच्चों एग्जाम्पल फर्स्ट भी हो गया आपका, द मल्टीप्लाइड ग्रुप इतने साइक्लिक ग्रुप। एग्जाम्पल फर्स्ट भी हो गया। एग्जाम्पल 2 आप स्वयं करके लाए, एग्जाम्पल 4 में सिखाई दे रहा हूँ। और एक 2.5 नंबर में ये थ्योरम बहुत आई है जो एक लिखी हुई है आर्टिकल नंबर 33 में, इसको भी करवाऊंगा अभी। आवाज नहीं सर? हाँ, एग्जाम्पल 2 में ओमेगा के लिए तो उसको ओमेगा स्क्वायर के लिए अभी बता रहा हूँ। एक बात सबसे पहले ये सुनो, देखिए बच्चों, अरे आवाज नहीं। देखो आपने पूछा ओमेगा स्क्वायर का,
ओमेगा इस पहले सेट ये ओमेगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, यही तो है। ओमेगा की घात 3 का मान 1 होता है। ओमेगा स्क्वायर को ऐसा बना लो जो ओमेगा की घात 3 के रूप में आ जाए। ओमेगा की घात 3 स्क्वायर की घात 3 करो तो ओमेगा की घात 6 हो जाएगा। इसको आप ओमेगा की घात 3 की घात 2 लिख सकते हैं, इसका मान 1 का बन गया। ठीक, तो हो जाएगा इसके लिए। लेकिन ये इस चक्कर में मत पड़े रहना कि हर एलिमेंट को इस रूप में लिख दें हम, जरूरी नहीं होता हर एलिमेंट इसका इस रूप में लिखा जाए, और ये भी जरूरी नहीं होता कि कम से कम एक एलिमेंट भी लिखा जाए, क्योंकि अगर हर ग्रुप में ऐसा होता तो प्रत्येक ग्रुप साइक्लिक ग्रुप कहलाता। ठीक है, सभी ग्रुप साइक्लिक ग्रुप हो ये अनिवार्य नहीं है, अर्थात सभी ग्रुप में कम से कम एक एलिमेंट जनरेटर हो ये अनिवार्य नहीं है। देखिए बच्चों, एग्जाम्पल 2 आपके लिए छोड़ा और एग्जाम्पल 4 की जरूरत नहीं है, और करना चाहे तो स्वयं करें। 3 की जरूरत नहीं, सॉरी, एग्जाम्पल 4 देखें और करना हो तो स्वयं करें। देखिए बेस नंबर है भैया 224। देखिए द ग्रुप जी इक्वल टू 0 1 2 3 4 5, आवाज नहीं, 0 1 2 3 4 5 और प्लस 6, तो ये बच्चों बन गई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर एज साइक्लिक। ये साइक्लिक ग्रुप है। दिस इज ग्रुप इज जनरेटेड बाय वन एंड अदर जनरेटर इज 5। ये तो पूरा ही कारण है, आपसे ये सिद्ध करने की आएगा पेपर में, ऐसे नहीं आएगा जैसे इसने लिखा है। प्रूव दैट सिद्ध कीजिए इतने इज साइक्लिक ग्रुप। ठीक, ये साइक्लिक ग्रुप है। और बच्चों ये किस रूप में लिखा हुआ है? अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के रूप में लिखा हुआ है। देखो एक सेट बाइनरी ऑपरेशन के साथ में लिखा हुआ है, तो ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के रूप में लिखा हुआ है। तो साइक्लिक ग्रुप सिद्ध करने के लिए आपको ये देखना है कि क्या इसमें कहीं कोई जनरेटर है या नहीं। अब भाई हम अंतर्यामी तो है ना, हमारे पास 0 से 5 तक एलिमेंट ले रखे हैं। पहली बार में हो सकता है वो जनरेटर मिल जाए, हो सकता है पहले 5 बार काम हमारा बेकार जाए, लास्ट में जाके जनरेटर मिले। तो हम 0 को तो चेक ना कर रहे, ठीक है? क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी से कभी भी आपको जनरेटर नहीं मिलेगा, ना आइडेंटिटी भी जनरेटर कहलाएगी, क्योंकि 1 को आप बार बार करोगे क्या मिल सकता है? ठीक है ना? जैसे अभी मेरे पास वो सेट था 1 -1 i और -i, तो इसमें 1 की घात कितनी भी कर लूं ये सब थोड़ी मिल जाएंगे मुझे, है? नहीं मिलेगा ना। तो इस 1 को चेक कर रहा हूं सबसे। 1 स्क्वायर मतलब 2 बार करो इसको। 1 एडिशन मॉडुलो 6 1 कितना आया बच्चों? 2। इसका मतलब क्या हुआ? 1 का एक बार घात करके इंटीजर करके हमें एक एलिमेंट मिल गया। अब अगर एक बार ही करते हैं तो ये 1 स्वयं मिल जाएगा आपका। अब इसको 3 टाइम करके देखो, और इसके लिए क्या मान आया हमारा? तो 3 मिल गया। 4 के लिए करके देखो, इसके लिए भी मिल जाएगा आपका। इसका मान कितना आया अभी आपका? 3 4 हो गया। अब 5 बच्चों ये भी मिल गया। 0 रह गया अभी चेक करने के लिए। अब क्या बच्चों? 0 भी मिल गया। इसका मतलब एक इसमें ऐसा एलिमेंट है जिसकी सहायता से हम बाकी सभी एलिमेंट बना सकते हैं। तो क्या लिखते हैं? तो बी सी दैट हम देखते हैं, क्या देख रहे हैं
कि 1 जो G को बिलोंग कर रहा है सच दैट इस प्रकार है कि 1 की पावर n इज इक्वल टू x, जहां x बिलोंग कर रहा है G के सभी एलिमेंट और n आपका क्या है, इंटीजर है। ओ क्या लिख दिया, n आपका इंटीजर है। सो इसलिए इसमें लिखना तो ज्यादा पड़ जाता है, पर आधा 2.5 नंबर का ही है, क्योंकि कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। सो जी जे बच्चों आवाज नहीं, जी साइकिल ग्रुप है। अगर केवल यही पूछता है कि ये साइकिल ग्रुप है या नहीं ये बताइए, बस इतना ही, ठीक है। साइकिल ग्रुप सिद्ध हो गया। अश्विन कम समझ में आ रहा क्या भाई? डेली की डेली क्लास कर रहे हो, देखो डेली की डेली क्लास करते जाइए, इससे बाहर पेपर में आपके में नहीं आएगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर आपसे ये भी पूछे, जैसे इस सवाल में कहा है कि इसका 5 भी जनरेटर है, वो ये नहीं पूछता कि 5 भी जनरेटर है, वो ये पूछेगा हाउ मेनी जनरेटर्स, इसमें कितने और जनरेटर, ऐसे निकाल के देख लोगे आप, ठीक है। तो है 2 का भी निकालना पड़ेगा। हाँ निकाल, बस ज्यादा ना देखना, थोड़े अभी तो तुम्हें सिखा रहा हूँ, जब तुम्हारी अपनी समझ में आ जाएगा तो नहीं देर में दिख जाएगा। एक शॉर्ट करिएगा, ग्रुप का ऑर्डर देखना होता है क्या होता है। ग्रुप का ऑर्डर कितना है इसमें, 6 किस किस के साथ में को प्राइम, मतलब 6 का किस किस एलिमेंट के साथ में HCF1 को प्राइम का मतलब जानते हैं, ऐसी 2 संख्या जिनका महत्तम समवर्तक 1 होता है। सहवाज्य हिंदी में सहवाज्य, इंग्लिश में को प्राइम। सहवाज्य को प्राइम ऐसे 2 पेयर होते हैं, 2 संख्या पेयर होते हैं जिनका महत्तम समवर्तक, इंग्लिश में बोलूं तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसे बन होता है? वो आपके क्या कहलाते हैं, जनरेटर कहलाते हैं। तो इसका ऑर्डर क्या है, 6। तो 6 देखो किस किस के साथ HCF बना रहा है, एक तो 1 के साथ आएगा, और 1 2 के साथ 2 ही आ जाएगा, 3 के साथ 3, 4 के साथ 2 आ जाएगा, 5 के साथ और आ जाएगा। तो इस ग्रुप का जो जनरेटर है 1 और 5, डायरेक्टली देख सकते हैं आप, समझ में आ गया। जब ये आए पेपर में कि हाउ मेनी जनरेटर्स आर, कितने और जनरेटर, तो एक जनरेटर तो आप ऐसे डिटेल दिखाओ, और अगर ज्यादा पूछ रहा है तो बाकी ऐसे देख लो। सिंस ऑर्डर ऑफ जी का ऑर्डर 6 है, एंड 6 इज को प्राइम विद दिस एंड दिस एंड दिस, मतलब 6 इसके साथ में को प्राइम नंबर है। सो इतने 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 आर आल्सो जनरेटर ऑफ दिस। समझ में आ गया? तो ये सवाल आप फोटो क्लिक करें जल्दी। बच्चों एक इम्पोर्टेंट थ्योरम जो 2.5 नंबर में ही आती है और इम्पोर्टेंट है, देखो तुम्हें यहाँ मेरिट में लिखी नहीं दिखाई दे रही, तो ये कह रहा है एवरी साइक्लिक ग्रुप जी इज एन अबेलियन ग्रुप। बच्चों एक इम्पोर्टेंट थ्योरम कि प्रत्येक साइक्लिक ग्रुप जो होती है वो अबेलियन ग्रुप होती है, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता है बच्चों। कन्वर्स का मतलब प्रत्येक अबेलियन ग्रुप साइक्लिक ग्रुप को ऐसा आवश्यक नहीं है, लेकिन जो साइक्लिक ग्रुप होगा वो अबेलियन ग्रुप जरूर होगा। देखो बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको इसे प्रूफ करवा ही दे रहा हूँ, समझाई दे रहा हूँ।